जब भी दुनिया के सबसे बड़े सांपों का जिक्र आता है तो दिमाग में एनाकोंडा और पाइथन जैसे विशालकाय अजगरों की इमेज उभरती है। मगर यदि मैं आपसे कहूँ कि सदियों पहले ये धरती एक ऐसे भारी और भीमकाय सांप की साक्षी रह चुकी है जिसके आगे ये एनाकोंडा और पाइथन तो दूध पीते बच्चे हैं। एक ऐसा सांप जो धरती पर रहकर अपने फन से बादल छू सकता हो, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटैनोबोआ नाम के महाविनाशक सांप की। आज के इस वीडियो में इस सांप के अस्तित्व की पड़ताल करने वाले हैं, साथ ही इससे जुड़े कुछ बहुत ही रोमांचक फैक्ट्स पर भी रोशनी डालेंगे। आप बस वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए तैयार है। टाइटैनोबोआ गैरेंगुटान प्रीहिस्टोरिक स्नेक था जो सांपों की बोआ फैमिली से बिलोंग करता था। बोआ फैमिली में वो सांप आते हैं जो साइज में बहुत ज्यादा बड़े और बिना जहर वाले होते हैं। मेनली बोआ फैमिली के सांप अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, यानी सांप को आज के जमाने के बोआ कंस्ट्रिक्टर और एनाकोंडा का पूर्वज माना जा सकता है। ये सांप अपने समय का बहुत ही खूंखार और जानलेवा शिकारी माना जाता था जिसकी दहशत पूरी धरती पर थी। हमने अभी अभी जाना है कि ये आज के समय के एनाकोंडा के पूर्वज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ आज एनाकोंडा पाए जाते हैं वहीं इन सांपों का भी बसेरा हुआ करता था, यानी अमेरिका। धरती के सबसे पहले, सबसे विशाल, सबसे घने और सबसे ज्यादा विविधता भरे जंगल अमेज़न को साउथ अमेरिका की शान माना जाता है। इसी जंगल में इन सांपों का बसेरा था और आतंक थी। आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले जब डायनासोर्स का खात्मा हुआ तो धरती पर एपेक्स प्रेडेटर्स की जगह खाली हो गई। फूड चेन की टॉप स्पेस को फुलफिल करने के लिए किसी को तो आगे आना ही था। ऐसे में मोर्चा संभाला मैमल्स और रेप्टाइल्स ने। डायनासोर्स के विनाश के बाद जो जीव बच गए थे उनके पास बढ़िया मौका था फलने, फूलने, फैलने और विकसित होने का। यही वो समय था जब दुनिया के सबसे खतरनाक रेप्टाइल टाइटैनोबोआ स्नेक अस्तित्व में आए। वैज्ञानिक मतों के मुताबिक ये सांप आज से करीब 6 करोड़ साल पहले हुए और करीब 50 लाख सालों तक इन्होंने धरती पर राज किया। इस टाइम पीरियड को पैलियोसीन पीरियड कहा जाता है। विज्ञान तथ्यों और प्रमाण के आधार पर ही अपनी राय कायम करता है। ऐसे में जाहिर है टाइटैनोबोआ के अस्तित्व के प्रमाण भी कहीं न कहीं मिले ही होंगे। जी हाँ, जरूर मिले। साल 2009 में नॉर्थ ईस्ट कोलंबिया में मौजूद सेरेजोन फॉर्मेशन की कोयले की खदानों ने धरती पर कभी रहे इन सांपों की मौजूदगी के प्रमाण दिए। यहाँ पाए गए फॉसिल्स की शुरुआती जांच में इन्हें किसी विशालकाय मगरमच्छ के फॉसिल्स करार कर दिया गया था, मगर फिर माना गया कि ये फॉसिल्स किसी मगरमच्छ के नहीं बल्कि एक सांप के हैं और कोई ऐसा वैसा सांप नहीं, अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा टाइटैनोबोआ। माना जाता है कि टाइटैनोबोआ को अपनी बड़ी साइज की वजह से जमीन पर चलने में या मूव करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, इसलिए वो अक्सर पानी में किसी दलदल या नदी के अंदर ही ज्यादातर वक्त बिताते थे। यहाँ उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में आसानी होती थी। आज टाइटैनोबोआ के वंशज कहे जाने वाले एनाकोंडा में भी ये आदत देखी जाती है। एनाकोंडा भी अपना ज्यादातर वक्त पानी में ही पड़े पड़े बिताते हैं। हम बार बार कह तो रहे हैं टाइटैनोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप था, मगर क्या आपको इसकी साइज का अंदाजा है? कोल माइन से मिले फॉसिल्स की स्टडी ये टाइटैनोबोआ की साइज का अनुमान लगाया गया है। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ये सांप करीब करीब 13 मीटर यानी लगभग 43 फीट लंबे हुआ करते थे। बाप रे! आज के समय के एनाकोंडा की एवरेज साइज केवल 15 से 20 फीट होती है, यानी टाइटैनोबोआ एनाकोंडा से 2 गुने से भी ज्यादा लंबे हुआ करते थे। आज तक सबसे बड़ा एनाकोंडा भी 29 फीट का ही पाया गया। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने वक्त में टाइटैनोबोआ की कैसी दहशत हुआ करती होगी। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना भी है कि सांपों के फॉसिल्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि टाइटैनोबोआ इस अनुमानित साइज से भी बड़ा हो। इतना बड़ा इस सांप का आकार है, उस हिसाब से जाहिर है इसकी डाइट भी बहुत ज्यादा होती थी। जैसा कि हमने बात की, ये ज्यादातर वक्त पानी में ही बिताते थे। ऐसे में इनके शिकार भी मेनली मरीन क्रिएचर्स ही हुआ करते थे। बड़ी मछलियाँ, रेप्टाइल्स और क्रोकोडाइलोमॉर्फा जैसे जीव इनके शिकार की लिस्ट में शामिल रहते थे। एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रिक्टर्स की तरह ही बगैर जहर वाले सांप थे, इसलिए इनकी हंटिंग टेक्निक्स भी इन सांपों से बहुत हद तक मिलती जुलती थी। ये सांप पानी में या पेड़ पौधों के बीच खुद को छिपा लेते थे ताकि इनका शिकार इन्हें देख ना सके, और फिर मौका मिलते ही ये अपने शिकार पर झपट पड़ते थे। इस झपट्टे में इनका विशालकाय जबड़ा और पिछले दांत बड़े कारगर होते थे। शिकार को पकड़ने के बाद ये उसके चारों तरफ पूरी तरह से लिपट जाते थे और उसे पूरी ताकत से दबा देते थे। ये दबाव लगभग 400 PSI के आसपास होता था। इतना प्रेशर किसी भी जानवर की हड्डी का पाउडर बनाने के लिए काफी है। क्रशिंग की इस प्रोसेस को कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। ये सांप कंस्ट्रिक्शन की इस प्रोसेस को तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शिकार की दम घुटने से या हार्ट बीट रुकने की वजह से मौत ना हो जाए। जब शिकार सांस लेना बंद कर देता था तो ये अपना बड़ा सा जबड़ा खोलकर उसे साबुत यानी पूरा का पूरा निगल जाते थे। मॉडर्न डे के एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रिक्टर भी शिकार का यही तरीका अपनाते हैं। अगर ये सांप इतना बड़ा था तो जाहिर है इसे कोई हरा तो नहीं सकता था, ना कोई इसका शिकार कर सकता था। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सांप विलुप्त हो गया? वैज्ञानिक इसके कई कारण मानते हैं, मगर उन सब में सबसे मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज ही है।
धरती समय के साथ धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और गिरते टेम्परेचर के साथ टाइटेनोबोआ एडजस्ट नहीं कर पाया। बढ़ती ठंड इस सांप की सबसे बड़ी समस्या बन गई और धीरे धीरे टाइटेनोबोआ का अस्तित्व इतिहास में विलीन हो गया। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई थ्योरी के मुताबिक इस बात की आशंका जताई जाती है कि टाइटेनोबोआ और इस तरह के दूसरे रेप्टाइल्स का फिर से उदय हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का टेम्परेचर एक बार फिर बढ़ रहा है। अगर तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा तो मौजूदा रेप्टाइल्स की साइज और एक्टिविटीज भी बढ़ती जाएंगी और हो सकता है कि दुनिया एक बार फिर टाइटेनोबोआ का कमबैक देख सके। तो देखा आपने कैसे दुनिया के सबसे बड़े सांप का उदय हुआ और कैसे उनका खात्मा भी हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।